नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंट एक जजमेंट प्रोनाउंस की है जो कि 18 जुलाई 2023 को है और इसमें एक अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो कि रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं और यहाँ पर क्रिमिनल अपील नंबर 1898 ऑफ 2023 है। यहाँ पर अपीलेंट ने अपनी कन्विक्शन को जो है वो चैलेंज किया था। उसमें 366 इंडियन पीनल कोड में उनको अक्विटल कर दिया था, लेकिन सेक्शन 6 ऑफ पॉस्को एक्ट के अंदर यहाँ पर जो है उनको कन्विक्शन कर दिया था। तो इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजंस पॉस्को एक्ट और जस्टिस जुवेनाइल एक्ट है उसके प्रोविजंस को डिस्कस किया है और यहाँ पर एक जो है एक कंप्लेंट डाली गई थी जो अपीलेंट के अगेंस्ट में और कि एक फोर्सफुली जो है वो मैरिज की गई है और उसके बाद अबडक्शन की जो FIR थी वो रजिस्टर की गई थी और साथ में पॉस्को के जो प्रोविजंस हैं वो भी जो है लगाए गए थे क्योंकि एलिगेशंस में बताया गया था कि जो लड़की की जो एज है वो 18 साल से कम है और यहाँ पर जो है विटनेस का भी एग्जामिनेशन किया गया था 161 CRPC में और 164 CRPC में भी जो है विटनेस का जो लड़की का मजिस्ट्रेट के सामने एग्जामिनेशन किया गया था और यहाँ पर 164 के प्रोविजंस के अंदर ऐसा कोई एलिगेशन मतलब जो स्टेटमेंट नहीं दी गई थी जिससे कहा गया हो कि कुछ फोर्सफुली किया गया हो कुछ भी। तो लेकिन यहाँ पर जो पॉस्को एक्ट था जो उसमें जो प्रोविजंस थे वो अट्रैक्ट हो रहे थे क्योंकि इससे एक ग्राउंड उठाया गया था कि जो एज है वो 18 साल से कम है। अब यहाँ पर जब हाई कोर्ट ने भी जो है वो कन्विक्शन को कन्फर्म कर दिया था, अब जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपने कंटेंशंस रेज किए गए और यहाँ पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये बताया कि सेक्शन 34 ऑफ पॉस्को एक्ट क्या कहता है वो उसमें बताया गया कि जो प्रोसीजर जो है इन केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय चाइल्ड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय स्पेशल कोर्ट और जब कोई भी ऑफेंस एक्ट के अंदर चाइल्ड एक्ट के अंदर कोई भी चाइल्ड ऑफेंस करता है तो वो उसे डील किया जाएगा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड एक्ट 2015 और इसके बाद फिर जो प्रोविजंस के अंदर सेक्शन 34 ऑफ पॉस्को एक्ट के ऊपर भी बताया गया और सेक्शन 95 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था उसको भी डिस्कस किया गया। अब यहाँ पर ये इशू उठाया गया था कि अगर जो प्रिजम्पशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज क्या होगी अगर कोई कमेटी या बोर्ड को लगेगा कि जो भी पर्सन उनके सामने प्रोड्यूस किया जाएगा तो वो चाइल्ड है तो पहले बोर्ड जो है वो ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेगा और जो है इंक्वायरी को प्रोसीड करेगा अंडर सेक्शन 14 एंड 36 ऑफ द एक्ट। तो इसमें यहाँ पर जो सीक्वेंशियल मैनर में पहले जो एविडेंस है वो इस तरह से लिए जाएंगे कि डेट ऑफ बर्थ जो जिस स्कूल में बर्थ सर्टिफिकेट होगा उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो स्कूल का होगा और मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट या फिर डेट ऑफ बर्थ गिवन बाय कॉर्पोरेशन और द म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑफ द पंचायत। और अगर इन दोनों ये प्रोविजंस अगर नहीं अवेलेबल होंगे तब फिर ऑसिफिकेशन जो टेस्ट है वो किया जाएगा। अब यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि दोनों प्रोविजंस को देखने के बाद जो जॉइंटली प्रोविजंस को रीड करने के बाद जो भी डिस्प्यूट थी यहाँ पर डिस्प्यूट ये रेज किया गया था कि प्रोसिक्यूशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाया है कि जो एज है वो 18 साल से अबव है कि कम है। तो यहाँ पर यही दोनों के प्रोविजंस को यहाँ पर डिस्कस किया तो कहा कि जो कोर्ट को जो रिकॉर्ड्स है वो सेक्शन 94 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर लेना पड़ेगा। 3 डॉक्यूमेंट्स थे जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के वो कंसिडर करने के लिए उसको कंसिडर किया जाएगा और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स थे तो पहला था डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा था कॉर्पोरेशन का म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑफ द पंचायत और तीसरा था अगर सारे एब्सेंट होंगे तब फिर ऑसिफिकेशन जो टेस्ट होगा उसके हिसाब से लिया जाएगा। और इसमें अब सेक्शन 94 सब पार्ट 2 सब पार्ट 3 क्लियरली इंडिकेट्स करता है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो सर्टिफिकेट स्कूल से लिया जाना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और बाय द कंसर्न्ड एग्जामिनेशन बोर्ड और जो कि पहले ये प्रेफर किया जाएगा। अगर एब्सेंट होगा तब जो बर्थ सर्टिफिकेट जो कॉर्पोरेशन और द म्युनिसिपल अथॉरिटी से लिया जाएगा। फिर अगर ये दोनों चीजें एब्सेंट होंगी तो फिर ऑसिफिकेशन जो टेस्ट है जिसमें डिटरमाइन होगा मेडिकल एज का। और यहाँ पर जो
प्रोसिक्यूशन है वो है कोई बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया था, लेकिन एक सिर्फ एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट था वो इशू प्रोड्यूस किया था, जो कि एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था और उसको एग्जिबिट C1 बनाया गया था। और जो स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट था जो कि डेट ऑफ बर्थ विक्टिम की सो एंड सो डेट का बताया जा रहा था। और सिग्निफिकेंटली जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस किया गया था नॉट बाय द प्रोसिक्यूशन, बल्कि एक कोर्ट ने जो समन किया था विटनेस को एग्जिबिट CW1 उन्होंने प्रोड्यूस किया था। तो अब यहाँ पे बताया गया कि जो बर्डन जो है वो हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है जो एस्टेब्लिश करे, जो भी एलिज करता है, लेकिन यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने यहाँ पर could not have fallen back upon the document जो इस पर रिलाई किया गया था। लेकिन इसके अलावा जो डिफेंस विटनेस ने एक रेवेन्यू ऑफिशियल था, डिप्टी तहसीलदार, उनको प्रोड्यूस किया था। उन्होंने अपनी ओथ में स्टेटमेंट दी थी कि 1997 में इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स एंड बर्थ्स, रिस्पेक्ट ऑफ द बर्थ्स एंड डेट्स थे वो जो कि मिसिंग थे। तो ये एक आंसर नहीं बनता है क्योंकि किसी भी एनी क्लास ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो कि मेंशन होता है सेक्शन 94 सब पार्ट 2 सब पार्ट 1 का। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन यहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं कर सका क्योंकि एग्जिबिट जो C1 था वो रिलाइड नहीं किया जा सकता है कि जो बताया जाए कि उस समय जो विक्टिम अलेज्ड विक्टिम है उनकी जो एज है 18 साल से कम हो। तो यहाँ पर सारे फिर दूसरी जजमेंट्स थे उस पर भी रिलाई किया। अब यहाँ पर हेड में जो मास्टर था जो अलेज्ड विक्टिम का, उनको समन किया गया था कोर्ट द्वारा और उन्होंने ट्रांसफर सर्टिफिकेट था एग्जिबिट C1 था वो प्रोड्यूस किया गया था। अब उस ट्रांसफर सर्टिफिकेट में विक्टिम का नाम था। अब उन्होंने अपने स्टेटमेंट में डिपोज किया था कि वो उनके स्कूल में 1 साल तक पढ़ी थी और जो डेट ऑफ बर्थ जो था वो रिकॉर्ड शीट में बताया गया था वो जहाँ से वो जो विक्टिम ने 7th स्टैंडर्ड जो है वो पास किया था। तो यहाँ पे बताया कि जो विक्टिम ने स्कूल ज्वाइन किया था 2002 में, वहाँ उनकी जो डेट ऑफ बर्थ सो एंड सो रिकॉर्ड की गई थी। अब यहाँ पर एडमिट किया कि डेट ऑफ बर्थ थी वो बेस थी बर्थ सर्टिफिकेट पे, तो यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। अब यहाँ पर जो बताया गया था जो DW2 का जो विटनेस थे उन्होंने अपना जो है उन्होंने अपनी ये स्टेटमेंट दी कि हॉरोस्कोप के बेसिस पे ये रिकॉर्ड की गई थी। यहाँ पर डिफेंस ने अपना विटनेस प्रोड्यूस किया था। तो अब यहाँ पर यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन भी नहीं किया था। तो अब फिर साथ में एक रेडियोलॉजिस्ट थे जनरल हॉस्पिटल के, उन्होंने भी अपनी जो एक्सरे रिपोर्ट थी वो प्रोड्यूस की थी। उसमें बताया था कि जो विक्टिम की जो एज थी उस समय 18 साल से अबव थी लेकिन लेस देन 20 ईयर्स थी। और क्रॉस एग्जामिनेशन में एडमिट किया कि जो विक्टिम की एज है वो 19 साल मानी जा सकती है। तो इसलिए हाई कोर्ट ने जो इस एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पे बताया कि जब प्रिसाइज डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है स्कूल रिकॉर्ड्स में, अप्रोक्सीमेशन एज जो है मेडिकल एक्सपर्ट ने भी बता दिया है, तो वो कैन नॉट बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर। इस ग्राउंड्स पे जो है हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की थी कि जो एज ऑफ बर्थ है वो स्कूल रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन थी हाई कोर्ट की वो इनकरेक्ट थी, एरोनियस थी, क्योंकि वहां पर उन्होंने ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया था जो कि सेक्शन 94 सब पार्ट 2 सब पार्ट 2 के अंदर वो नहीं मान्य होगा, क्योंकि और DW1 ने भी डिपोज किया था कि कोई स्कूल रिकॉर्ड अवेलेबल रिकॉर्ड नहीं थे जो कि डेट ऑफ बर्थ ऑफ द विक्टिम के। इस सर्कमस्टांस पे जो ओनली पीस ऑफ एविडेंस था वो सेक्शन 94 ऑफ जस्टिस जुबिलेंट एक्ट के अंदर वो था ऑसिफिकेशन टेस्ट, जो कि एक्सरे थी विक्टिम की और उसके बेसिस पे जो प्रोसिक्यूशन विटनेस ने अपनी स्टेटमेंट दी थी। तो यहाँ पे सारे ग्राउंड्स को देखते हुए फिर हाई कोर्ट की जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया और माननीय कोर्ट ने, और जो जज और इस सब ग्राउंड्स पे जो थी हाई कोर्ट की जो ऑर्डर थी उसको सेट असाइड कर दिया और अक्यूज्ड को अक्विट कर दिया। और यहाँ पर जो इम्प्यून जजमेंट ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया हाई कोर्ट को, और जिसमें कन्विक्शन हुआ था सेक्शन 6 ऑफ पॉस्को एक्ट के अंदर उसमें अक्यूज्ड को अक्विटल कर दिया। तो इसलिए इस सारे ग्राउंड्स को देखते हुए अपील को अलाउ कर दिया विदाउट ऑर्डर ऑन कॉस्ट। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।